विद्यार्थियों नमस्कार। हम एल्बुगो के बारे में अध्ययन कर रहे थे। एल्बुगो की सामान्य संरचना, उसमें अलैंगिक जनन आदि के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम जानते हैं एल्बुगो में लैंगिक जनन के बारे में। विद्यार्थियों, बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड का ये टॉपिक है। आइए जानें एल्बुगो में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। विषम युग्मकी कब हो? जब नर युग्मक और मादा युग्मक कार्यिकी और आकारिकी दोनों ही रूप से अलग अलग हम उनको कर सकते हैं। नर अंग पुधानी तथा मादा जनन अंग अंडधानी होते हैं, जो कि परपोषी के पुष्पक्रम, तने एवं पर्णवृंतों के भीतर ऊतकों में अंतराकोशिकीय अवकाश में फसल परिपक्वन के समय बनते हैं। दोनों अंग एक दूसरे के पास पास बनते हैं। पादप के जिन भागों में ये बनते हैं वे विरूपण एवं अति वृद्धि दर्शाते हैं। पुधानी कवक तंतु के शीर्ष के फूलने से बनती है तथा मुक्तराकार एवं बहुकेंद्र की होती है। यह शीघ्र ही एक पट द्वारा कवक सूत्र से विभक्त हो जाती है, जबकि अंडधानी गोलाकार एवं बहुकेंद्रिक संरचना होती है। यह भी एक पट द्वारा कवक सूत्र से विभक्त हो जाती है। इसमें प्रारंभ में केंद्र समान रूप से फैले रहते हैं। बाद में इसके केंद्र में जीवद्रव सघन व गोलाकार हो जाता है। इसे अंडगोल यानी ऊप्लाज्म कहते हैं। अंडगोल में केंद्रक विभाजित होकर आधे परिधि की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं। यह अधिक रिक्तिकामय होता है तथा परिद्रव्य कहलाता है। तो परिधि की तरफ वाला भाग परिद्रव्य या पेरिप्लाज्म कहलाएगा, जबकि केंद्रीय भाग में जो उनका जीवद्रव होगा विद्यार्थियों, उसको ऊप्लाज्म या अंडगोल कहेंगे। तो अंडधानी तो दो भागों में बटी रहती है, जबकि पुधानी मुक्तराकार संरचना होती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो संरचनाएं हैं, इनमें जो गोलाकार संरचना है वह अंडधानी है और उसके पास में जुड़ी हुई यह तो अंडधानी है, जबकि यह पुधानी है। और विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो परिधि की तरफ वाला ये वाला भाग है इसका, ये तो पेरिप्लाज्म है अंडधानी का, और आंतरिक ये वाला जो भाग है वो ऊप्लाज्म कहलाता है। परिद्रव्य के सभी केंद्रक विघटित हो जाते हैं। एल्बुगो कैंडिडा के अंडगोल में सिर्फ एक प्रकार्यक केंद्रक को छोड़कर सभी विघटित हो जाते हैं, जबकि एल्बुगो ब्लाइटाई में अनेक मादा केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसी बीच एक गोलाकार तथा कणिकामय कोशिका द्रव्य संरचना अंडद्रव के केंद्रक के पास में बन जाती है। इसे संकणिका अथवा सीनोसेंट्रम कहते हैं, है ना। तो जो सीनोसेंट्रम है विद्यार्थियों, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। अंडगोल का केंद्रक इससे संलग्न रहता है। सीनोसेंट्रम का बनना निषेचन पूर्व की एक महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो संरचना है ये इसमें है, तो यहाँ पर ये सीनोसेंट्रम है और इससे अंडद्रव का केंद्रक जुड़ा हुआ रहता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो विद्यार्थियों कि ये कोई भी मान लीजिए संक्रमित पत्ती है, इसमें ये डेवलपिंग सेक्स ऑर्गन है यानी अंडधानी और पुधानी। यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से इस वाले चित्र में देख पा रहे हैं कि जो गोलाकार संरचना है यह अंडधानी है और इससे जुड़ी हुई पुधानी है। इसके बाद ये अब अंडधानी से ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब एक नलिका का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर सीनोसेंट्रम का निर्माण हो जाता है। एक जो मादा केंद्रक है वो है और यहाँ पर ऊगोनियल वॉल ये दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पर ऊगोनियल वॉल एक बन जाती है इस प्रकार से, और फिर इनके अंकुरण से एक नए एल्बुगो का निर्माण होता है। अंडधानी से एक छोटा ग्राही उभार निकलता है जो साथ साथ विकसित हो रही पुधानी से संपर्क करता है। इस प्रकार से देखिए ये यहाँ पे उभार एक निकला हुआ है।
तुरंत बाद ही पूंधानी की अंतःभित्ति एक पतली निषेचन नलिका बनाती है जो ग्राही उभार को भेद कर परिद्रव्य से होती हुई अंडगोल में प्रवेश करती है। निषेचन नलिका सिनोसेंट्रम के समीप पहुंचकर फट जाती है तथा एकल नर केंद्रक अंडगोल में विसर्जित हो जाता है। नर केंद्रक के मादा केंद्रक से संलयन द्वारा एक द्विगुणित निषिक्तांड ऊस्पोर बन जाता है। एंड एल्बुआ ब्लाइटाई में निषिक्तांड में अनेक युग्मनज केंद्रक बनते हैं। निषेचन के पश्चात सिनोसेंट्रम लुप्त हो जाता है पर निषेचन नलिका तथा पूंधानी बनी रहती है। तो सिनोसेंट्रम तो निषेचन से जस्ट पहले बनता है और निषेचन के बाद विलुप्त हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ऊस्पोर का निर्माण हो जाता है। युग्मन निषिक्तांड के चारों ओर एक पतली कला बन जाती है। युग्मनज केंद्रक भी विभाजन प्रारंभ करता है तथा अनेक विभाजनों के फलस्वरूप लगभग 32 केंद्रक बन जाते हैं। इसी बीच निषिक्तांड के चारों ओर एक मोटी 2 या 3 स्तरीय भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। बाह्य चोल भूरा, मोटा तथा किणकी होता है व अंतःचोल चिकना व पतला होता है। यह निषिक्तांड अंडधानी की भित्ति के अंदर स्वतंत्र रूप से पड़ा रहता है। अंडधानी का परिद्रव्य संभवतः निषिक्तांड को पोषण प्रदान करता है। तो निषिक्तांड कहाँ स्थित रहता है? अंडधानी के अंदर ही रहेगा विद्यार्थियों, और उसका जो पेरिप्लाज्म है, परिद्रव्य है, वो निषिक्तांड को हो सकता है कि पोषण भी प्रदान करे। अंडधानी का परिद्रव्य संभवतः निषिक्तांड को पोषण प्रदान करता है एवं इसकी भित्ति के स्थूलीकरण एवं अलंकरण में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। अब निषिक्तांड कई महीनों के लिए सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। परपोषी के संक्रमित भागों के अपघटन से निषिक्तांड मृदा में रिलीज हो जाता है, निर्गमित हो जाता है। अब निषिक्तांड का अंकुरण किस प्रकार से होता है? निषिक्तांड में 32 केंद्रक उपस्थित होते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर इनमें विभाजन होता है तथा 40 से 60 केंद्रक बनते हैं। कुछ कवक विज्ञों जिसमें थिरुमुलाचर, कोवर्कर जो हैं, स्मिथ का मत है कि एल्बुगो में अर्धसूत्रण अंकुरण के समय युग्मनज में होता है, जबकि स्टीवेंस तथा आधुनिक वैज्ञानिकों सनसोम और सनसोम, एलेक्सोपोलस और मिम्स वेबस्टर के अनुसार अर्धसूत्रण युग्मक धानियों, पूंधानी और अंडधानी में ही होता है। इस प्रकार एल्बुगो का सूकाय द्विगुणित तथा उसका जीवन चक्कर एकल पीढ़ी यानी हैप्लॉन्टिक बी एकल पीढ़ी द्विगुणित की प्रकार का होता है। निषिक्तांड अंकुरण के समय बाह्य भित्ति फट जाती है तथा अंतःचोल पर एक पतली पुट्टिका के रूप में बाहर आ जाती है। निषिक्तांड में उपस्थित प्रत्येक केंद्रक जीवद्रव्य से घिर जाता है तथा चल बीजाणु बनाता है। ये पुट्टिका में आ जाते हैं। पुट्टिका के विलीन हो जाने पर 40 से 60 चल बीजाणु मुक्त होकर हर दिशा में तैरते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये चल बीजाणु यहाँ पर बन रहे हैं, जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। तो ये चल बीजाणु है क्योंकि इनमें कशाभिकाएँ हैं। ठीक है विद्यार्थियों। कुछ समय गतिशील रहने के बाद यह पुट्टी युक्त हो जाते हैं। अंततः यह जनन नलिका द्वारा अंकुरित होकर परपोषी को संक्रमित कर देते हैं। परपोषी में जनन नलिका का प्रवेश रंध्रों के द्वारा होता है, यानी पत्तियों के नीचे जो रंध्र पाए जाएंगे विद्यार्थियों, उनके द्वारा जो कवक है ये उनमें प्रवेश कर जाता है। वांटरपूल, वर्मा एवं पेट्री तथा शर्मा, अग्रवाल एवं सिंह के अनुसार एल्बुगो कैंडिडा में निषिक्तांड अंकुरण का एक अन्य तरीका सीधे ही जनन नलिका का बनना भी पाया जाता है। इस विधि में निषिक्तांड से अंकुरण के समय एक या अधिक एवं सरल अथवा शाखित जनन नलिकाएं बनती हैं। चल बीजाणु नहीं बनेंगे जो कि सीधे ही परपोषी के नवांकुरों को संक्रमित करती हैं। ये जनन नलिकाएं परपोषी में एक नए कवक जाल का निर्माण करती हैं। तो या तो जो निषिक्तांड है उसमें विभाजन के द्वारा और चल बीजाणु का निर्माण हो, और वो चल बीजाणु हर दिशा में तैरते हैं और फिर उनमें पुट्टी युक्त होने के बाद
जनन नलिका द्वारा अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि निषिक्तांड ही सीधा जनन नलिका युक्त होकर और पादप को संक्रमित कर देता है। तो इसमें फिर चल बीजाणुओं का निर्माण नहीं हो पाता। तो एक तरीका यह भी होता है एल्बुगो कैंडिडा में विशेषकर से, जिसमें निषिक्तांड से और चल बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।